नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी नीतियों की, सुशासन की। और कान में अभी बोलना बंद कीजिए। सुशासन की बात करेंगे, जन कल्याणकारी नीतियों की बात करेंगे और साथ ही साथ तनाव की बात करेंगे। और तनाव की बात क्यों? एक पुराना शेर है, सुना है सरहदों पर बहुत तनाव है क्या। कुछ तो पता करो, तनाव है क्या। और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तनाव है। लेकिन तनाव से पहले जीत की खुशियों के इजहार की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव मुकम्मल हुए और जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया। 825 सीटों में से 635 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और अब से कुछ ही देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस से मुखातिब भी हुए और उन्होंने कहा कि यह जनता का भरोसा है, यह सबका साथ सबका विश्वास की नीति का नतीजा है कि हमें ऐसी जबरदस्त जीत हासिल हुई है। और इससे पहले, एक हफ्ता पहले की बात मैं कर रहा हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के भी नतीजे आए थे, जिसमें बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबरदस्त जीत थी। और तब मुख्यमंत्री योगी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल है। यह उत्तर प्रदेश में स्थापित सुशासन के प्रति जन विश्वास का प्रकटीकरण है। सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद और विजय की हार्दिक बधाई। अभी दरअसल विधानसभा चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, अगले साल होंगे। इस साल के अंत में ताल ठोकी जाएगी। लेकिन अभी जो ताल ठोकी जा रही है, सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। तो जनता का भरोसा, सबका साथ, सबका विश्वास। अब इस जबरदस्त जीत की तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाता हूं। चुनावी हिंसा की बात नहीं करते, पहले सुशासन की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। 2 दिन पहले की यह तस्वीर है, कानपुर देहात इलाके की। वहां पर एक शख्स, पहले उससे जात पूछी जाती है उसकी, और वो अपनी जात बताता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा एम्बियंट साउंड बढ़ाइए, सुनिए आप इसे। लोटा है ये नंबर उठा रहा हूँ। ऐसा ये बताया जा रहा है दबंगों ने जबरदस्त मार पिटाई की इस शख्स के साथ, जो एक दलित था। इसकी जाति पूछी गई तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। और पिटाई से भी दिल नहीं भरा तो एक खंबे से इस युवक को बांध दिया गया, कपड़े उतार दिए गए और इसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसा दिए गए। ये एक तस्वीर है।
अब चुनावी हिंसा की तस्वीर, आज की ही तस्वीर के कुछ हिस्से मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या क्या हिंसा हुई। चंदौली में बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में मतदान स्थल पर जमकर बवाल हुआ। लखनऊ में भी यही हाल। हमीरपुर में मतदान के दौरान लाठी डंडे चले। उपद्रवियों ने कई गाड़ियां तोड़ दी, फूंक दी। अमरोहा में भी यही हाल। मियागंज ब्लॉक में पत्रकारों पर भी प्रशासन का गुस्सा फूटा। पत्रकार जो अपना काम कर रहे थे, शूटिंग द मैसेंजर जो होता है, सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने एक पत्रकार की जबरदस्त पिटाई कर दी। इटावा में नकाबपोश बदमाशों ने कप्तान के ही मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। यह पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और इससे पहले जब नामांकन किया गया ब्लॉक प्रमुख चुनाव का, तो दिल को चीर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। चीर हरण होता दिखाई दिया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तनातनी हुई, झड़प हुई। चुनावों में होती है, इसे हम नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ जो उम्मीदवार थी, जो प्रपोजर थी, उनके कपड़े उतारने तक की कोशिश की गई, साड़ी खींच ली गई। अलीगढ़ हो, पीलीभीत हो, गोरखपुर हो, बिजनौर हो, बुलंदशहर, कन्नौज, सीतापुर, जौनपुर, हर जगह ये तस्वीरें देखने को मिली। और पंचायत चुनाव की बात करें जो मुकम्मल हुए 3 मई को, अप्रैल मई में जो पंचायत चुनाव हुए, 10 लोगों की जान गई, 64 लोगों पर जानलेवा हमले की खबर आई। 71 जगहों पर, सूबे की 71 जगहों पर जमकर बवाल हुआ। आचार संहिता लागू होने के बाद 301 घटनाएं हुई। हत्या, जानलेवा हमले की घटना के अलावा बलवे की 71 घटनाएं हुई। फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है, जो मैंने कहा 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियां और सुशासन के चलते ये नतीजे आए हैं। ये सुशासन है, ये जनता का कल्याण हो रहा है। लोगों को क्या डराया धमकाया जा रहा है, तनाव इतना बढ़ रहा है। और ये सिर्फ सामान्य चुनावी हिंसा की बात नहीं है। समुदायों में दरारें खाई क्या और बढ़ती जा रही है। गोरे चले गए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अभी भी छोड़कर जो गए, उसका इस्तेमाल हो रहा है क्या। चुनाव आते ही साथ चलने के बजाय लोगों में बिखराव, दरारें और बढ़ाने पर आमादा हो जाती हैं क्या सरकारें। और मैं सरकारें शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी यही हाल था। तब भी जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव थे, उसमें 60 जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपा के बने थे, 31 निर्विरोध थे। तब भी 485 आपराधिक घटनाएं हुई थी। तो समाज को बांटकर चुनावी फसल, वोट काटने का काम हमेशा शुरू हो जाता है क्या। इसे बंद करने का क्या वक्त भी आ गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी में चुनाव है, तभी तो तनाव है। और सुशासन कितना जनकल्याणकारी।
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा मनीष शुक्ला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखती हैं सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्रीज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मनीष, ब्लॉक पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के लिए तो बधाई, पर यह बम्पर जीत की कीमत और यह सबका भरोसा, सबका साथ, सबका विश्वास की जो ताल ठोकी जा रही है, यह सबका साथ सबका विकास हो रहा है या यह तनाव विधानसभा चुनाव के लिए बढ़ाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया? देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश की 826 ब्लॉकों में से 825 के चुनाव संपन्न हुए हैं। 8 तारीख को नामांकन था, आज वोट पड़े हैं। नामांकन के दिन भी और आज के दिन भी 8-10 जगहों से इस तरह की घटना सामने आई है जहां हिंसा की घटना हुई थी। और मैं इधर की डिबेट में आपत्ति से नहीं शुरू करता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लखीमपुर की घटना जो जरूर दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसके जो दोनों आरोपी थे, दोनों जेल के शिकंजों के पीछे हैं और हम लोग जिम्मेदार दल के, जिम्मेदार सरकार के लोग हैं। हम ये कह के नहीं भागने वाले हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जो हाथ उस महिला की साड़ी तक गए थे, आज वो जेल के पीछे हैं। लेकिन जो दोनों आरोपी थे, वो अखिलेश यादव जी ने कल पीसी करके झूठ बोला प्रदेश की जनता से कि बीजेपी के वर्कर थे। कल गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया कि वो निर्दलीय के समर्थक थे। लेकिन उनको जहां भेजना था वहां भेजा गया। 6 पुलिस कर्मियों को, सीओ और एसएचओ समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। और देखिए, जो हिंसा की जहां तक बात है, तमाम जगहों पे जहां हिंसा हुई पुलिस ने अपना काम किया। आपके पैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, एमएलसी भी हैं, अखिलेश यादव के मित्र भी हैं। अगर आपकी सहमति हो तो एक वीडियो उनका दिखा दें। हाँ, दिखाइए ना। दूसरी बात, बस्ती में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, ये देख, तो इसमें पुलिस से बहस हो रही है, आपने दिखाया? नहीं, इन्होंने कहा कि ये सब कब, इनकी क्या हैसियत है, ये साले कब से गुंडा हो गए। ये चेहरा है समाजवादी पार्टी। अच्छा, देखिए, कहा कोई वर्कर या अननोन आदमी झगड़ा करता है, उसका एक अलग वो। लेकिन मनीष शुक्ला आपसे डिबेट पे बैठे हैं, तमाम नैतिकता की बात करें, उस सड़क पे ये कहें कि ये समाजवादी वाले पार्टी वाले कब से गुंडे हो गए, इनकी सालों की क्या हैसियत है। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है और इन्हीं के नाते से तमाम कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, तमाम जगहों पे कार्रवाई की और मैं कहूंगा कि 825 जगहों पे वोट पड़े हैं। 10-12 जगहों पे इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन हर जगह पे कार्रवाई हुई है। लखीमपुर सहित हर जगह पे कार्रवाई हुई है। नहीं, लखीमपुर कानपुर देहात का आपने जिक्र नहीं किया। युवक की जात पूछी जाती है, बिल्कुल, उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसा दिए जाते हैं। संदीप जी, देखिए, इस घटना को मैंने अभी आपके चैनल पर देखा। मैं आपके चैनल पर बैठ के कोई फेक बात नहीं करना चाहता। मुझे घटना की मैं जानकारी ले लूं तब कोई बात कहूं तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि आपके नेशनल चैनल पे बैठ के कोई मैं ऐसी टिप्पणी करूं जो ठीक नहीं हो या पूरी तरह से हमारे जानकारी के अभाव में कुछ गलत जाए। नहीं तो इसमें सुशासन और जन कल्याण की बात कहां आती है? या खौफ का माहौल पैदा हो रहा है या किया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? सवाल मेरा बिल्कुल साफ है। नहीं, ठीक बात है। इस घटना को छोड़ के और बातें मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिला है। और निश्चित रूप से ये तो डायरेक्ट चुनाव भी नहीं होते, ये पार्टी अपने सिंबल पर भी नहीं लड़ती और इसमें इतना तनाव और इतनी हिंसा। मतलब चंदौली हो, मुजफ्फरनगर हो, अमीरपुर हो, अमरोहा हो, लखनऊ, उन्नाव, इटावा, प्रतापगढ़, नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोरखपुर, बिजनौर, बहुत लंबी फेहरिस्त है। ये इक्का दुक्का वाकया हो वो समझ में आता है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख के हैं, थोड़ी बहुत झड़प होती है, रस्साकशी होती है, तनातनी होती है। देखिए,
संदीप जी, ये पूरा जो मैंने कहा कि 825 जगहों के चुनाव हो रहे हैं, 403 नहीं बल्कि 825 जगहों पे चुनाव हो रहे थे। आज 8-10 जगहों से इस तरह की घटना मिली है। इसी तरह से नामांकन के दौरान भी 8-10 जगहों पे हुई। अब अगर किसी पार्टी विशेष से जुड़े लोग या तमाम ऐसे लोग अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उनके ऊपर पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। हम लोगों ने भी आयोग से मांग की कि कोई इस तरह की घटना न हो, वो भी कड़े कदम उठाए। जो लोग ब्लॉक और मतों को लूटना चाहते थे, बूथों को लूटने वाले लोग हैं, उनको रोके निश्चित रूप से। और हमको लगता है कि सरकार ने हर जगह पे कार्रवाई सुनिश्चित की है। और आज मतदान के समय में कहीं मतदान रोकने या किसी बीडीसी को रोकने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई। 3 मई को नतीजे जो आए थे पंचायत चुनाव के, 3050 सीटों में से आपके खाते आई 750, समाजवादी के खाते आई 828, बसपा के खाते 381, कांग्रेस 376, और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष में आप 67 पर आ जाते हैं, और अब 825 में से 635। जहां पंचायत चुनाव में लगा कि बीजेपी तितर बितर हो रही है, वो बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह तमाम लोग पहुंचे थे ना, उसके बाद काफी कुछ अप्रेजल हो रहा था। देखिए, आदरणीय बीएल संतोष जी, राधा मोहन सिंह जी तो आज भी उत्तर प्रदेश में है, वो यहाँ के प्रभारी हैं, अक्सर आते हैं। और बीएल संतोष जी राष्ट्रीय महासचिव और प्रवास के नाते से सभी जगहों पर उनका आना जाना रहता है। हमको लगता है उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पंचायत के चुनाव तक का जहां तक सवाल था, देखिए पंचायत के चुनाव क्योंकि सिंबल पे नहीं होते, इसलिए आयोग में ये अलग से नहीं लिखा होता कि कौन सी पार्टी जीती। तमाम ऐसे दल जिनके पास प्रत्याशी नहीं थे, आम आदमी पार्टी ने भी कहा 70 हमारे जीत गए, कांग्रेस ने भी कहा 300 हमारे जीत गए, 300 के करीब जीत गए। तो उस समय जिसके मन में जो था उसने दावा किया। लेकिन जब रिजल्ट आए, और मैं एक बात और कहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी की बात, अगर गलती नहीं तो 12 जिलाध्यक्षों को सस्पेंड क्यों किया अखिलेश यादव जी ने? किसकी गलती थी? तमाम इनके प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस लिए। तो ये अगर इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इनके प्रत्याशी को भी लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? सुनील साजन, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है क्या आपका, जो मनीष शुक्ला कह रहे हैं? आपके कार्यकर्ता, आपके नेता डराते धमकाते घूम रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को बता रहे हैं कि जी बीजेपी वाले गुंडागर्दी करेंगे क्या? मतलब वो आपका ट्रेडमार्क है और जीत हो रही है बीजेपी की। संदीप जी, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हो, लोकतंत्र की हत्या हुई है। कानपुर देहात की घटना अगर होगी, लखीमपुर खेरी में अगर किसी बहन की साड़ी खींची जाएगी, कोई दुशासन बनेगा, जात के आधार पर अगर किसी का उत्पीड़न होगा, अगर पर्चा छीन लिया जाएगा, नामांकन नहीं करने दिया जाएगा, तब जब पुलिस प्रशासन खड़ा रहेगा। और मनीष जी जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये मैं अपने जिले के कप्तान से बात कर रहा था। और आप मत बताइए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और मैंने कप्तान से भी कहा था अपने कि आपकी पुलिस खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पत्थर चला रहे हैं। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, पुलिस की लाठी अगर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो हम लाठी उठाएंगे और हम ठीक करेंगे इन गुंडों को। आज भी कह रहा हूं, संदीप जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अगर किसी बहन की साड़ी खींची जाएगी तो हम लाठी उठाएंगे। अगर किसी की जाति पूछकर इस तरीके से पिटाई होगी तो हम उठाएंगे लाठी, क्योंकि हम डॉक्टर लोहिया अंबेडकर को मानते हैं, तो हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी मानते हैं। आप लोकतंत्र की हत्या कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि हम फूल बरसाएंगे। तो हम तो आप बरसाते नहीं हो। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं कहां के गुंडे हो भाई? आपने क्यों नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आज इटावा में एसपी को मारा? आप क्यों नहीं बताते हैं कि आज उन्नाव में जो आपका सीडीओ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों मारा पत्रकार साथी को? सिर्फ इसलिए कि सच्चाई आपकी दिखाई जा रही थी कि आप किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो देखिए संदीप जी, ये जब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी गई थी, जनता ने इनको हरा करके भेजा है। और हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं, लोकसभा ये जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का डीएम और कप्तान से है। हम इनसे थोड़े ही लड़े हैं, हम तो डीएम कप्तान से लड़े हैं, हम प्रशासन से लड़े हैं,
हमारे खिलाफ FIR हुई है। लखीमपुर खीरी में आप संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। सुनील साजन, यहाँ सुधीर भदौरिया भी वरिष्ठ नेता हैं BSP के, वो बैठे हैं। 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाऊं? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मायावती के साथ क्या किया था? आज आप महिलाओं की रक्षा के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नहीं संदीप जी, घड़ियाली आंसू नहीं है, और जनता सब देख रही है, आपको भी सुन रही, हमको भी सुन रही है। और उस बहन की खींचती साड़ी और इन दुशासन और धृतराष्ट्र और दुर्योधनों को भी देख रही है। तो मायावती के साथ क्या किया था वो भी देखा है ना सूबे ने, कि नहीं देखा है? हाँ, तो उसकी सजा मिली होगी ना, इन्हें भी उसकी सजा मिलेगी। हम तो स्वीकार कर रहे हैं, अगर हमसे कहीं गलती हुई होगी तो जनता ने सजा दी और इनको भी सजा देंगे। ये धृतराष्ट्र, दुशासन, इनका हश्र वही होगा जो महाभारत के दुशासन और धृतराष्ट्रों का हुआ था। सुधींद्र भदौरिया, आपकी अध्यक्ष कहती हैं कि जंगल राज है, ये कानून नहीं, जंगल राज चल रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये पहली बार थोड़ा देख रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में, इनमें एक निरंतरता है। देखिए संदीप जी, मैं आपको एक तो बधाई दूं कि आपने ऐसा विषय उठाया है जिसमें राजनीतिक संस्कृति पर आपने चर्चा की है और व्यापक ढंग से चर्चा की है। और ये जो आपने कहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो दबंग लोग हैं, जब इनके सत्ता के सहारे जब ये देखते हैं कि अब हमारा जनाधार टूट रहा, तो इस प्रकार से करते हैं। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। आपने सुश्री बहन मायावती जी का जिक्र किया, मैं ये पूरा देश जानता है, पर लोग शायद जो यहाँ पर मैं आज मौका ऐसा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रकार के कृत्य किए हैं वो अक्षम्य है, और उससे लोकतंत्र भी कमजोर होता है, संविधान भी कमजोर होता है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हम ही को इटावा के जसवंत नगर के बसरेहर थाने में बंद कर दिया ले जाके पोलिंग के दिन, और छोड़ा नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई लोकतंत्र और संविधान आज हमारे पास है, पर जब आजादी की लड़ाई थी तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने एक गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। न हम देश आजाद था, न लोकतंत्र था, न संविधान था। आज जब लोग नाम लेते हैं परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, और मेरे पास ये बहुत बड़ा एक, मैं ये कहूंगा, सौभाग्य रहा है उन लोगों में जिन लोगों के बड़े नाम लिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने काम भी किया है, देखा भी है उनको। मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी उन्होंने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि लाठी हम उठा लेंगे। लाठी को उठाने का मतलब होता है इस देश के अंदर आप कहीं ना कहीं तानाशाही की प्रवृत्तियों को और राज्य सत्ता को मौका देते हैं कि आप हिंसा के जरिए नहीं लड़ सकते। हिंसा को लड़ना है तो संविधान में, पर कड़वी हकीकत तो कुछ और है ना, कड़वी हकीकत तो कुछ और है। और जातीय आधार पर भी क्या लकीरें खींची जा रही हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, उत्तर प्रदेश से 3 OBC 3 SC ST सांसदों को मंत्री बनाया जाता है कि देखिए दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों के बारे में कितने संवेदनशील हैं। और हम देखते हैं कानपुर देहात में क्या होता है। उसके अलावा चंदौली जिले के बरथरा खुर्द गांव में दलितों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। तो एक तरफ मंत्री बनाए जा रहे हैं। देखिए, मंत्री बनाने से, इस तरह के एक सिंबलिज्म से कुछ नहीं होने वाला है। ये लड़ाई हो रही है उनके सम्मान और अधिकार की, और इनके अंदर से कुछ सुन के एक समय में, जैसे मैं ये भी कहना चाहूंगा, परम पूज्य बाबा साहब के सामने उस समय के शासक जो थे, लोगों ने लोगों को खड़ा किया, परम पूज्य बाबा साहब को चुनाव में भी हराया। पर इससे ये मतलब नहीं है कि उस पार्टी का वो काम कि उसको, उसका कद परम पूज्य बाबा साहब से बड़ा हो गया। ये इस प्रकार की जो कार्यवाहियां होती हैं उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और ये समय समय पर जो शासक लोग होते हैं, जिनकी पार्टियां सरकार में होती हैं, वो कमजोर करने का काम करती हैं। मैं यहाँ एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कोरोना में
लोगों की मौतें हुई, बिना ऑक्सीजन के मौतें हुई, बिना दवाइयों के मौतें हुई, और फिर उनकी लाशें तमाम नदियों में उत्तर प्रदेश की बहती रही। लोगों को जगह नहीं मिली शमशान घाट में, लोगों को जगह नहीं मिली कब्रिस्तान में, और इसके साथ साथ महंगाई चरम पर है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, तो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो उनसे इनको ध्यान हटाना भटकाने की चाहते कोशिश है, आप ये कह रहे हैं। पर आपने एक जो और सवाल उठाया, इस बात पर तो मैं आऊंगा। सुप्रिया श्रीनेत, यहां सुधींद्र भदौरिया कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये जनता का भरोसा है, ये सबका साथ सबका विकास का नतीजा है कि हम जीत हासिल कर रहे हैं। ये सबका साथ सबका विनाश हो रहा है जो तस्वीरों में दिख रहा है। इस सभा में दुशासन भरे हुए हैं। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं? एक प्रस्तावक की चीरहरण होता है, और जिस महिला को दाखिला भी नहीं करने दिया गया, ऋतु सिंह, उसको निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उसकी साड़ी खींच ली जाती है। देखा था ना एक सभा का क्या हश्र हुआ था हस्तिनापुर की, वही हश्र लोगों का भी होगा। लेकिन मैं उससे ज्यादा भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर एक पुलिस चाह जाए, अगर एक पुलिस का दरोगा चाह जाए, सिपाही चाह जाए, तो मंदिर के चप्पल की चोरी ना हो। यहां पर एसपी पिट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के एमएलए इटावा में बम लेकर आए थे। उन्नाव में जो आईएएस साहब है वो दौड़ दौड़ कर नेता के साथ भाजपा के मिलकर गुंडागर्दी करके पीट रहे पत्रकार को, क्योंकि वो दिखा रहा है कि कैसे बीडीसीओ की खरीद फरोख्त चल रही है। वहां पर उनको इधर उधर किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के। कल हमने देखा था बमबारी, गोलीबारी, लाठियां। ये कौन से लोकतंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं? ये लोकतंत्र है। हम आजादी के 75 साल मनाएंगे अगले साल और रक्त रंजन की बात करेंगे। हम लोकतंत्र में सच दिखाने वालों को पीटेंगे दौड़ा दौड़ा के। सच तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा की गुंडागर्दी सबके ये सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पत्रकार की किस तरह से धुनाई की जाती है, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। ये सीडीओ दिव्यांशु पटेल है जो उन्नाव के सीडीओ है। ये आईएएस अधिकारी है 2017 बैच की, आई एम नॉट रॉन्ग। और ये इस तरह से पीट रहे काली टी शर्ट में, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये देखिए ये नेता पीट रहा है साथ में। आप नेता के साथ मिलकर एक पत्रकार को पीटेंगे क्योंकि आपके मौजूदगी में होने वाली गलत चीजों को वो दिखाएगा। इनको बर्खास्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला हुआ था, भूपेश बघेल जी ने तुरंत उसको लेकर संज्ञान में कड़ी कार्रवाई की थी। मैं जानना चाहती हूँ क्या कार्रवाई होगी यहाँ पर, क्या कार्रवाई? मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, मैं मनीष से पूछना चाहूंगा, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता से 1 मिनट के लिए रुकिए। सुप्रिया, ये शूटिंग द मैसेंजर का क्लासिक केस नहीं है। पत्रकार अगर खबर दिखा रहा है और खबर सरकार को सूट नहीं करती, जिला प्रशासन को सूट नहीं करती, तो ना सिर्फ सीडीओ दिव्यांशु पटेल पिटाई कर रहे हैं, वहां पर आपके नेता भी हाथ साफ कर रहे हैं। मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। एक तो आपने भी जो सवाल पूछा, और इन दोनों लोगों मैं पहले इस बात पर आपका जवाब चाहूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन इसलिए कि पॉलिटिकल लोगों ने 2-3 ऐसी बातें की, उसका भी जवाब जरूरी है। अभी पत्रकारों की पिटाई इस तरह से पिटाई जायज है? बिना बताए नहीं जाऊंगा। क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत जी ने अभी महिला के प्रति बड़ी संवेदनशीलता दिखाई और बड़ा दुखी हुई। लखीमपुर की घटना पे दोनों आरोपी जेल में है, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड है, और दोनों व्यक्ति जो थे वो एक निर्दलीय के समर्थक थे। लेकिन जो प्रीति तिवारी क्षेत्रीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, मथुरा में कांग्रेस के जनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसी मथुरा में पहले प्रियंका चतुर्वेदी जो इनकी राष्ट्रीय, आप उन्नाव की तस्वीरें चलाते रहिए पीसीआर, उन तस्वीरों को मत हटाइए। हाँ, बोलिए मनीष। सुप्रिया श्रीनेत की तरह ही वो भी प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी। कांग्रेस जनों ने ही बदतमीजी की थी, दुर्व्यवहार किया था। तो दुशासन कहाँ है बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही शासन में जब इस तरह की घटना होती है वहां दुशासन होता है, और कांग्रेस समाज में सब नंगे हैं, कोई दुशासन की बात ना करे। अब पत्रकारों की बात कर लें। बिल्कुल, लेकिन इन लोगों ने इस बात को कहा, इसलिए मैंने याद दिलाया। ठीक है, मुझे पूरी मैंने टोका भी नहीं। अब मुझे ये बताइए, जो जिन लोगों का अपना काम है, धर्म निभा रहा था ये पत्रकार, धर्म निभाने की ये सजा है? नहीं, मैं उस पर भी क्लियर कर दूं कि वहां उन्नाव में इस घटना के पश्चात जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तथ्य रखे उससे मैं अवगत करा दूं। 2 पक्षों में वहां झगड़ा चल रही थी, ये वीडियो बना रहे थे। इनके पास वहां आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने के कारण से
भ्रम की स्थिति में इनको भी पक्षकार माना गया, ये घटना घटी है। ये घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और निश्चित रूप से जो भी दोषी सामने आए उसके ऊपर कार्रवाई। कुछ तस्वीरें कैद हो जाती हैं कैमरा में, ये पहली बात तो नहीं हुई, पहली बार हुआ है ऐसा मनीष? मिड डे मील स्कीम में रोटी के साथ नमक खिलाया जा रहा है, उस पत्रकार का क्या हुआ? मैं पूरी फेहरिस्त गिनवाऊं यहां पर? मतलब पुलिस ने जो बता दिया उसे अंतिम सत्य मान ले? नहीं, उन्नाव की ये तस्वीरें झूठी गवाही दे रही हैं। देखिए, जिलाधिकारी उन्नाव ने वहां के स्थानीय प्रेस को बुला के प्रेस वार्ता के दौरान इस तथ्य को रखा जो मैं रख रहा हूं। पूरी घटना की जांच हो रही है और उसके उपरांत निश्चित रूप से आपको ध्यान में होगा कि हमारी सरकार में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होती है और तथ्य सामने आते ही आगे प्रोसीडिंग होगी। विक्रम सिंह, कार्रवाई जरूर होती है। यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपके हजम हो रही हैं ये तस्वीरें? पूरे पुलिस के अमले के साथ पुलिस अधिकारी तो हाथ साफ कर ही रहे हैं, साथ में बीजेपी के नेता भी। और यहां पर दलील ये दी जा रही है कि जी स्थानीय पुलिस ने बता दिया वो दो पक्षों में आपस में झगड़ा था, हमें पता नहीं लगा कि ये पत्रकार ही है, तो हमने हाथ साफ कर दिए। संदीप जी, ये मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ये सारी घटनाएं अत्यंत आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। मेरा परामर्श होगा प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे राजनीतिक मित्रों को करें। आपका केवल एक उत्तरदायित्व निर्वाचन में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, निष्पक्ष इलेक्शन प्रोसेस पूरी हो, इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन से मनीष जी हम निवेदन नहीं करते हैं। हमारे हाथ और हमारा कानून हमें इतनी ताकत देता है। याद करें, शूट एट साइट, जो मतपत्र और मत पेटिका लूटने आते हैं उनके लिए स्पष्ट आदेश, शूट एट साइट। आपको किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इटावा के एसएसपी के ऊपर जिस मैं उसी बात पर आ रहा था। इटावा के कप्तान को एसएसपी, बल्कि एसएसपी शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा, एसएसपी को नकाबपोश, बदमाश और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के थे, थप्पड़ जड़ देते हैं। क्या इकबाल पर चलती है ना सरकारें, पुलिस? बिल्कुल इकबाल पे चलती है। इकबाल क्या रह जाता है? मैं हर चीज पे आता हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर संदीप जी गौर से सुने, अगर मेरे चेहरे पे ये भाव भंगिमा ऐसी है कि मैं रसिया किस्म का हूं तो साड़ियां खींचेंगी और खींचेंगी, लेकिन ये मालूम हो जाए कि ऐसा अगर होगा मैं आपको तबाह कर दूंगा और वो दुर्गत करूंगा कि आपका साथ कुछ भूल जाएगा राजनीति क्या होती है। आज भी जहां जहां मैं एसएसपी रहा पता लगा लें, अभी लोगों के घुटनों में, जोड़ों में दर्द होते हैं। उनकी ऐसी सेवा की गई कि 10 दशक तक वो याद रखकर जीवित रहेंगे, याद करेंगे। लेकिन हमारी आंखों में वो भय और आतंक होना चाहिए चरित्र का और अपने काम की जानकारी का। अगर नहीं है और हमारा काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, मैं ये जानना चाहूंगा इटावा में उस बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई तो उसके ऊपर पुरस्कार की घोषणा हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। एसएसपी इटावा साहब और डीआईजी कानपुर साहब ये सुनिश्चित कर ले कि बीजेपी हो के कोई नेता वर्दी पे हाथ उठाना राष्ट्रपति और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल्स का अपमान है। ये आप और एसएसपी के बीच की बात अब खत्म हो गई। उस नेता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नंबर 2, लखीमपुर खीरी की जो घटना थी, मैं जो भी कार्रवाई की गई वो मुझको अपर्याप्त मानता हूं। क्यों? अपराधियों को जेल भेजना पर्याप्त है क्या? उनके ऊपर गैंगस्टर और एनएसए अब तक क्यों नहीं हुआ? ये उदार दृष्टिकोण है अपराधियों के प्रति। नंबर 2, जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उनके ऊपर 72 घंटे काफी होते हैं संदीप जी, उनके डिसमिसल का होना चाहिए। जो लीडर था टीम का उसका डिसमिसल होना चाहिए। अगर इस पर डिसमिसल नहीं होगा अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत, तो हम तब डिसमिसल करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है, गुप्त मंत्रणा है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हम निलंबित कर देंगे, बाद में बहाल करके और चीजें कर देंगे। ये चीजें देखिए, ये चलने वाली नहीं संदीप जी। ये कड़ा संदेश अगर देना है नो नॉनसेंस जीरो टॉलरेंस का, तो उसकी रूपरेखा अलग होती है। तो उसी बात की तो ताल ठोकती है, जीरो टॉलरेंस ठोको नीति की तो ताल ठोकी जाती है। तो यहां तो आम आदमी की ठुकाई हो रही है। संदीप जी, कैंसर में बैंडेड और लाल दवा नहीं लगती है, सर्जरी की जाती है, और जो कोड़ से युक्त जो अंग होता है, प्रत्यंग होता है, काट के अलग कर दिया जाता है। मुझे तो नहीं दिख रहा है अपराधियों के ऊपर वो कठोर कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ी। आपने जेल के अंदर भेज दिया और ये समझने के साथ पर्याप्त है, ये अब टोटली अपर्याप्त है। मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए।
इटावा की बात का पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं विक्रम सिंह, क्या वो नेता गिरफ्तार हो गया? देखिए, एक बात तो ये कि अगर वो नकाबपोश है और उसको जिन आंखों से लोगों ने पहचान लिया बीजेपी की का नेता है, तो ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। पुलिस गिरफ्तार करेगी तो फिर वो बात सामने आएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे लखीमपुर में अखिलेश यादव ने पीसी करके कहा कि बीजेपी के लोग थे, बाद में जांच में पता चला निर्दलीय के प्रत्याशी थे। दूसरी बात, विक्रम जी को पता होगी कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने एनएसए और गुंडा एक्ट की भी बात की है और वो प्रोसीडिंग में निश्चित रूप से आएगी। इटावा की घटना में भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है। विक्रम जी, आपके शासन में आपके एसएसपी रहते जो भी कार्रवाई हुई होगी, हम लोग भी बहुत दिन से देख रहे हैं पुलिस को। कहीं मुख्तार और अतीक का घर गिरते घर देखा गया तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही देखा गया। तमाम बड़े माफियाओं की कमर तोड़ी गई। चुनाव के दौरान इस हिंसा में भी जो भी कानून की जद में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विक्रम जी, आपको निश्चित ध्यान में होगा कि 4.5 साल में किस तरह से कठोरता से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सुप्रिया श्रीनेट, सख्ती है, कानून कार्रवाई करेगा, कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ आरोप लगाने से कैसे पता लगे कि ये नकाबपोश ये बीजेपी का ही नेता है? कार्रवाई करेगी योगी सरकार। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट की बात हो रही है, ये मनीष कह रहे हैं। मैं कार्रवाई पर सिर्फ एक सवाल पूछ देती हूँ, उसका जवाब दे दे, अपने आप पता चल जाएगा क्या कार्रवाई हो रही थी। हाथरस में उस बच्ची का रेप हुआ था जो सीबीआई ने बाद में बोला कि रेप हुआ था, उस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, सूचना सलाहकारों की मंडली ने, प्रवक्ताओं ने टीवी पर बैठकर क्या बोला था? रेप हुआ ही नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बात करी थी, उनको हटाया गया अपनी पोजीशन से। सूचना सलाहकारों की मंडली से सवाल जवाब किया गया, बर्खास्त किए गए। एक भी तो कहते थे ये तो ऑनर किलिंग का मामला लगता है, ऐसा रेप हुआ ही नहीं है। उनको कानून ही नहीं पता था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मुझे दुख यह होता है कि उत्तर प्रदेश से 11 महिला सांसद है और 4 उसमें से मंत्री है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कल की घटना को देखकर, ये अराजकता को देखकर। हमारी बाल विकास मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, इसका दुख होता है। 40 महिला विधायक है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। पता है क्यों? क्योंकि 312 एमएलए में से 83 के ऊपर हत्या और रेप के मामले चल रहे हैं। जब तक हमारी राजनीति में ये गंध घुटी रहेगी तब तक हम वही देखते रहेंगे जो हम देख रहे हैं। ये ठोको नीति, ये नीति स्वर्ग जाएगा, ये सब बकवास है। अगर पुलिस आ जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी ना हो। पुलिस को थप्पड़ पड़ रहा है, पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं बीजेपी के एमएलए बम लेकर आए थे, क्या खिलाफत उनकी करी गई है? क्या उनके खिलाफ एक्शन लिए गए? मैं जानना चाहती हूँ। इटावा में कहा ना उन्होंने बीजेपी का एमएलए और जिला अध्यक्ष बम लेकर आए थे। क्या एक बम लेके घूमेगा निर्वाचित सदस्य 75 साल आजादी के बाद? ये क्या बना रहे हैं हम अपने देश को, क्या बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को? पर आप कहां हैं उत्तर प्रदेश में? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना। आप कहीं पे हैं ही नहीं, वो 3 में ना 13 में। ये अब क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी बीजेपी और समाजवादी के बीच की हो गई? तो इसीलिए पूरे के पूरे पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हर जगह जो खबरें आई कश्मकश की, हिंसा की, झड़प की, वो बीजेपी बनाम समाजवादी। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं इस पूरी कहानी में। संदीप जी, आपके अनुसार अगर आप कहते हैं हम कहीं नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल वाकया नहीं रखती हूँ, मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हम लगातार सरकार को लपेट रहे हैं। अगर हम कहीं है तो अपने मुंह पर पट्टी बांध ले जैसे भाजपा ने बांधी हुई है। आप तो पट्टी बांध के मुंह में दही जमा ले, और प्रदेश में वो होने दे तो हो रहा है गुंडा राज, लाठी गोलियां बम कट्टा चलने दे, औरतों के साथ चीरहरण होने दे। ये कौन सा लॉजिक है? ये किस तरह का लॉजिक है? आज आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि लोकतंत्र तो मर्यादा और कानून से चलता है, कहाँ है मर्यादा और किस तरह से कानून का दमन हो रहा है, ये आम जनता पूछ रही है। ये इनकी दबंगई और गुंडई नहीं है, ये इनकी बौखलाहट है, इनका डर है कि उनको 2022 में अपनी हार सीधी नजर आ रही है और ये गुंडई ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये मैं भाजपा को और उनके गुर्गों को यहाँ से जरूर बोलना चाहती हूँ, और इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि कानून और मर्यादा। समाजवादी पार्टी के राज के बारे में क्या कहेंगे? 2012 से 2017 वहां पर राम राज्य था, सुशासन था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी सुशासन था या नहीं था, लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों में होते हुए उत्तर प्रदेश में, क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या उस पर सरकार को नहीं घेरा जाएगा? क्या सरकार के आला अधिकारी चुपचाप रहेंगे? क्या सरकार के आला अधिकारी जो कहते हैं कि वहां पर दुष्कर्म हुआ ही नहीं, उसके बाद दुष्कर्म हो जाता है
प्रूव करती है सीबीआई, वो चुपचाप अपने पदों पर बैठे रहेंगे? क्या किया जाता है, किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं? ये तो अपने विधायक तक को हटाते नहीं है रेप के मामले में, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया। ठीक है सुनील साजन, तो ये तो चुनाव, ये तो इनडायरेक्ट चुनाव है, इनका तो विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं 2016 में आप 60 जिला पंचायत अध्यक्ष आपके बने थे, पर सुपड़ा साफ हो गया था। इन चुनावों में जनता में ऐसा डर, ऐसा खौफ पैदा हो गया है, तो ये वानगी मात्र है क्या जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उसका ट्रेलर देख रहे हैं क्या? नहीं संदीप जी, ये 2022 से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाँ, जब जनता के बीच भाजपा गई थी जिला पंचायत में प्रधान ने, क्षेत्र पंचायत सदस्य में, जब वो हारे, उसी हारने के बाद आप याद करिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया था। उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेते हैं और कहते हैं कि हमको 75 में 65 जीतने हैं। अरे भाई, जब आपके मेंबर ही नहीं जीते तो फिर आपने डीएम और कप्तान को लगा दिया कि आपको जीत करके देना है, तो आपको उन्होंने जीत करके दे दिया। हम अभी पीसी सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो वो धन्यवाद दे रहे हैं जनता का। जनता का क्यों दे रहे हैं? आप डीएम और कप्तान का धन्यवाद दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारी जन कल्याणकारी योजना, मैं संदीप जी आपके इस कार्यक्रम में जानना चाहता हूं कौन सी जन कल्याणकारी योजना है? 4.5 साल से अधिक की सरकार में क्या बीजेपी के प्रवक्ता अपना कोई एक काम गिना सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि इटावा में इनके नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इन्होंने बताया कि जात के आधार पर दलित को पीटने वालों के खिलाफ कानपुर देहात में अभी इनकी सरकार ने क्या किया? कभी आप कुर्मियों के घर घुस करके उनकी बहन बेटियों के साथ मारपीट करते हैं, कभी पिछड़ों को परेशान करते हैं, कभी दलितों को परेशान करते हैं। आपको क्या मिलता है? पिछड़े और दलितों को उत्पीड़न करके कौन सी खुशी मिलती है? और अगर ये खुशी ढूंढ रहे हैं तो भी आप बहुत गलत फहमी में हैं। सुरेंद्र भदौरिया, मैं थोड़ा अब एक आइडियोलॉजिकल, एक यूटोपियन सवाल पूछता हूं आपसे। आप इतने साल से राजनीति में हैं, चुनाव हो रहे हैं, उनकी तैयारियां हो रही हैं, पंचायत चुनाव में जीत हासिल हो गई, ये सब कुछ आम आदमी के लिए किया जाता है ना कि भाई जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, और भगवान क्या चाहता है, वो जो चाहता है उसको हम सलाम करते हैं। यही है ना लोकतंत्र। इसमें जनता की जीत हो रही है क्या? इसमें लोकतंत्र जीतता दिख रहा है आपको? देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के अगर राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तो लोकतंत्र और संविधान दोनों ही, जैसा मैंने उस समय भी कहा और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कमजोर होता है। ये समय पर जिनके पास, और विशेषकर जिनको कहते हैं दबंग लोगों की जब सरकारें बनती हैं, तो उस सरकार के अंदर वो दबंग लोग अपनी दबंगई दिखाते हैं और दबंगई के जरिए राज सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस देश में अगर समय समय पर जो लोग अपनी सत्ता को हथियाने के लिए या बचाने के लिए इस प्रकार के कृत्य करेंगे, तो आज वो विपक्ष में है, कल सत्ता में होंगे। कल हम भी सत्ता में रहे, कुछ और लोग भी सत्ता में रहे हैं, पर ये नहीं होना चाहिए कि जब हम विपक्ष में हो तो हमारी भाषा कुछ हो और जब हम सत्ता में हो तो हमारी भाषा कुछ हो। ये जो हल्ला बोल की संस्कृति है, ये जो लाठी तंत्र की संस्कृति है, ये जो बंदूकों की संस्कृति है, जो मुझे याद है जब पिछली बार कुछ लोग मंत्री बने थे पिछली सरकारों के अंदर, तो स्टेशनों पर राइफलों को लेकर शूट आउट करते हुए लोग स्वागत में आए थे। तो ये जो संस्कृति पर अगर लोग रोक नहीं लगेगी सरकार, तो वो कहां लगेगी? तो लगाएगा कौन? विक्रम सिंह, यक्ष प्रश्न तो ये है, लगाएगा कौन? या चुनावी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी? वो बहुत ही छोटी जीत होगी संदीप जी, क्योंकि अगर नैतिक जीत नहीं तो कोई जीत कोई माने नहीं रखती है। मेरा फिर परामर्श होगा शासनिक अधिकारियों से, राजनीतिक मित्रों को करने दें, आप किसी राजनीति में संलिप्त न हो। आपका केवल एक उत्तरदायित्व है, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन। पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेज दिए जाओगे ना, सबको अपना घर चलाना, प्रमोशन भी चाहिए, भेज दिए जाए। आज कल न भेज के आज भेज दे, ये प्रश्न हर
हर सरकारी सेवक के सामने रहता, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक और नायब हमने तहसीलदार देखा से लेकर- है, आप बन गए डीजीपी, कितने ईमानदार आपके सहयोगी वो आईजी एडीजी लेवल पर ही खत्म हो गए, हुए कि नहीं? हो गए कि क्या मुझे मेरे अपने शहर के नहीं मिली? साजन साहब से पूछेगा, कत्ल का मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं लिखा गया क्या? मैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे 4 साल नहीं रहा? लेकिन ठीक है संदीप जी, गौर से सुनिए, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। मेरा सर राजनेताओं के आगे नहीं झुकता, क्योंकि मुझे अपने चरित्र पे गुरूर है। और ये हर आईएएस आईपीएस अफसर से उम्मीद की जाती है कि आप सिर्फ अपना काम संविधान के अनुसार करें, और इसके अलावा आपका कोई मालिक नहीं है। आपके सुपीरियर कलीग तो हो सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं है। मनमाने तरीके से कुल और वंश को लज्जित न करें इस तरीके के कृत्य करके, जिससे कि यह संदेश जाए कि आप किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम, आप सबके हैं, सब आपके हैं। यह संदेश जाना चाहिए संदीप जी। बिल्कुल। और लोकतंत्र सिर्फ चुनावी जीत से मजबूत होता है या दरअसल जड़ें दरक रही हैं, और ये एक निरंतरता है इसमें। सत्ता में, बिल्कुल सुधींद्र कुलकर्णी ने सही कहा, पार्टियां सत्ता में आती हैं, चरित्र कुछ और हो जाता है, विपक्ष में जाने के बाद बोली कुछ और हो जाती है। और इसमें जिम्मेदारी आपकी, मेरी, हम सब की भी है, क्योंकि दरअसल अब राजनेता माने या ना माने, असली जनता जनार्दन तो हम ही हैं। वोट तो हमें ही देनी है, बटन तो हमें ही दबाना है। नमस्कार। सबसे